तैन कहता है सच में भाई तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम लाडा से शादी कर लो, इससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और तुम्हारे साथ लाडा बहुत खुश भी रहेगी। वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र हो ही गई है तो तुम लाडा से शादी कर लो ना। तो ताई कहता है भाई आप उस शैतान बच्ची को मेरे मत्थे मरना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं उस बच्चे को नहीं झेल सकता, लेकिन मेरे पास एक ऐसा इंसान जो उस बच्चे के लायक है और वो पूरी जिंदगी उसका ख्याल रख सकता है। तो तैन ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है बताओ कौन है? तो ताई कहता है भाई आप लाडा से शादी कर लो ना, आप उसका अच्छे से ख्याल भी रख पाओगे। तो तैन कहता है क्या तुम्हारा दिमाग घास चढ़ने गया है? तुम्हें पता है वो मुझसे 10 साल छोटी है और हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ताई कहता है भाई आप झूठ मत बोलो, आपकी शक्ल को देखकर लगता है कि आप भी उसे धीरे धीरे पसंद करने लगे हो। और यहाँ पर ताई अपने भाई की ही टांग खींचने लगता है। अगले दिन लाडा अपने काम पर जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात काविन से हो जाती है। तो काविन बहुत ही मिसबिहेव करती है, ना ही वो टीचर की बातें सुनती है और ना ही वो किसी क्वेश्चन का आंसर। तो टीचर काविन की ऐसी हरकत से पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। तो टीचर लाडा को काविन की जिम्मेदारी देते हैं कि वो उसका होमवर्क करवाए। तो लाडा काविन को उसका होमवर्क करने को कहती है पर काविन लाडा की एक बात नहीं सुनती, उल्टा उसे इग्नोर मारती है। तो लाडा को भी गुस्सा आ जाता है और वो जबरदस्ती काविन से होमवर्क बनवाने लगती है कि तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और लाडा को समझाती है कि हम लोग बच्चों को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, अगर इसने अपने पेरेंट्स को शिकायत कर दी तो हमारी वाट लग जाएगी। तो लाडा कहती है ये बच्ची बहुत ही जिद्दी है, इसे मैंने कितनी बार कहा होमवर्क बनाने को पर ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। तो टीचर कहती है जो भी है तुम बच्चों के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकती। तो लाडा कहती है ठीक है। अगले दिन तैन लाडा के घर जाता है उसका फोन रिटर्न करने के लिए। तो सोई इस मौके का फायदा उठाकर तैन को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और उसे डिनर पर भी इनवाइट करती है ताकि सोई इसी जरिए से अपनी बेटी को तैन के साथ सेट कर सके। और सोई एक मौका भी नहीं छोड़ती तैन के सामने सोनू की तारीफ करने से। तो लाडा जैसे ही तैन को देखती है उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और वो तैन को भगाने की कोशिश करती है पर तैन लाडा के कहने पर भी नहीं जाता और वो उन लोगों के साथ डिनर करता है। तो तैन को सोनू का खाना बहुत ही अच्छा लगता है और वो कहता है तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो क्यों ना तुम मेरे होटल में आकर काम करो और लोगों तक अपना खाना पहुंचाओ। और तैन सोनू के सामने एक जॉब ऑफर रखता है। तो सोनू को ये जॉब ऑफर अच्छा लगता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो लाडा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो तैन से बदला लेने के लिए उसके कॉफी में ढेर सारा नींबू मिला देती है। तो तैन उस कॉफी को पीने ही वाला होता है कि तभी उसे घर से कॉल आ जाता है और वो उस कॉफी को नहीं पीता और वहाँ से चला जाता है और लाडा का प्लान धरा का धरा ही रह जाता है। आगे तैन घर आता है तो काविन की नैनी उसे बताती है कि तैन बहुत ही बदमाशी कर रही है और वो बहुत ही जिद कर रही है और उसने अपने रूम का तो पूरा सामान भी इधर उधर फेंक दिया है। तो तैन काविन के रूम में जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है पर काविन तैन की एक बात भी नहीं, उल्टा गुस्से से जाकर सो जाती है। तो बेचारा तैन अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी बेटी का मूड ठीक करे तो करे कैसे। आगे तैन को अपनी वाइफ वान की याद आती है जब उसकी वाइफ ने उसे कहा था अगर मैं फ्यूचर में तुम लोगों के साथ नहीं रही तो तुम प्लीज काविन का अच्छे से ख्याल रखना। तो तैन कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो वान, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम पूरी जिंदगी मेरे और काविन के साथ रहोगी। तो वान कहती जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है तैन, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो। तो तैन अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर देता है पर वो बहुत इमोशनल भी हो जाता है। आगे तैन अपनी वाइफ की बातों को याद करके बहुत ही सैड रहता है और अपने आप को कोसता है कि वो एक वादा भी नहीं निभा पाया। अगले दिन कावी फिर से स्कूल में बदमाशी करने लगती है, वो बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगती है। तो लाडा ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है पर वो उसकी शिकायत टीचर से नहीं करती। तो काविन लाडा को कहती है आपने मेरी शिकायत टीचर से क्यों नहीं की? तो लाडा कहती है आखिरकार मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से क्यों करूं? तो काविन कहती है अगर आपने मेरी शिकायत की होती तो टीचर मेरे पेरेंट्स को बुलाकर मेरी शिकायत करती। तो लाडा कहती है आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम क्या चाहती हो? तो काविन कहती है मैं ये चाहती हूँ कि मोहन आंटी रोज रात को मुझे आकर स्टोरी सुनाए ताकि मैं अच्छे से सो पाऊँ। तो लाडा कहती है तुम्हें रात को स्टोरी सुने बिना नींद नहीं आती? तो कावी कहती है मुझे नींद नहीं आती बिना स्टोरी सुने, मेरे पापा भी मुझे स्टोरी नहीं सुनाते इसलिए मैं उनसे करती हूँ। तो लाडा कहती है बस इतनी सी बात, अगर तुम्हें रात को स्टोरी सुनने का मन हो तो तुम मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें अच्छे से स्टोरी सुनाऊंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम कोई भी जिद नहीं करोगी और एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करोगी, तभी मैं तुम्हें रात को स्टोरी सुनाऊंगी। तो कावी कहती है ठीक है। और इसी तरह कावी और लाडा में धीरे धीरे बॉन्डिंग बनने लगती है। आगे लाडा बुक्स खरीदने जाती है ताकि वो कावी को रात में स्टोरी सुना सके। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से तैन से हो जाती है। तो तैन लाडा से हेल्प मांगता है कि वो बच्चों की कहानी वाली स्टोरी बुक चुनने में उसकी हेल्प करे क्योंकि वो भी एक बच्ची है और उसे बच्चों की फीलिंग्स के बारे में ज्यादा पता होगा।
तो लाडा उसकी बातें सुन लेती है पर उस पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में मग्न हो जाती है। तो तेन भी लाडा का पीछा नहीं छोड़ता। लाडा जो बुक चूज करती है तेन भी वही बुक उठाता है। आगे वो दोनों बिल काउंटर पर जाते हैं। तो लाडा के पास इतने पैसे नहीं कि वो सारे बुक्स खरीद पाए। तो तेन इसमें उसकी हेल्प करता है। तो लाडा कहती है जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको रिटर्न कर दूंगी, और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे मॉल में तेन की मुलाकात मॉन से हो जाती है। तो मॉन को जैसे पता चलता है कि तेन अपनी बेटी को मनाने की कोशिश कर रहा है, तो मॉन यहाँ पर उन दोनों के बीच और दूरियां बढ़ाने के लिए और अपनी इम्पोर्टेंस तेन के सामने और बढ़ाने के लिए वो तेन को अपनी बातों में इस तरह उलझाती है कि तेन अपने सारे बुक्स स्टोर पर ही भूल जाता है। आगे जब तेन घर आता है तो उसकी नैनी उसे बताती है कि आज कावी ने कोई भी बदमाशी नहीं की, उल्टा उसने सब कुछ अच्छे से किया और वो अभी अपना होमवर्क बना रही है। तो तेन ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो अपनी बेटी के पास जाता है और कहता है तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं तुम्हें स्टोरी नहीं सुनाता, आज रात मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारे बुक्स खरीदे हैं। तो कावी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो कहती है पापा दिखाओ ना आप कौन कौन से बुक लेकर आए हो। कि तभी तेन को याद आता है कि वो सारे बुक्स तो मॉल में ही भूल गया। तो वो अपनी बेटी को प्रॉब्लम बताता है पर उसकी बेटी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे लगता है कि उसके पापा उससे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि तेन जब भी अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा करने जाता है वो उल्टा उसके साथ बुरा ही कर देता है, जिस वजह से काविन को अपने पापा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और इसी वजह से इन दोनों के बीच और दूरियां बढ़ती रहती है। आगे लाडा कावी को कॉल करके स्टोरी सुनाती है जिसे सुनकर लाडा सो जाती है। तो तेन को ये सब देखकर अच्छा लगता है कि कम से कम उसकी बेटी आज चैन से तो सोएगी। इधर गांडा को ताई में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहता और वो उससे ब्रेकअप करने की प्लानिंग करने लगती है, क्योंकि ताई अमीर खानदान का बच्चा होने के बावजूद भी वो अपनी अमीरी किसी के सामने नहीं दिखाना चाहता। वो बस अपनी पुलिस ऑफिसर की सैलरी पर अपनी पूरी लाइफ काटना चाहता है, जिस वजह से गांडा को ताई में अब जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहता। पर ताई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इधर सोई सिया के साथ मिलकर अपनी दोनों बेटियों के साथ बीच पर जाती है घूमने के लिए और वो लाडा को बहुत ही सेक्सी लुक में तैयार करती है। तो सोनू लाडा को कहती भी है तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं। तो लाडा कहती है ये आंटी ने मुझे गिफ्ट किया है। तो वो मॉम से पूछती है कि ये सब क्या है मॉम, आपने इसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए क्यों दिए। तो सोई कहती है इन कपड़ों में क्या खराबी है, कितने अच्छे तो लग रहे हैं, बेकार की बातें करना बंद करो सोनू ठीक है। इधर तेन भी अपने भाई के साथ मिलकर कावी को बीच पर ले जाने की प्लानिंग करता है और वो लोग पूरे रास्ते कावी का मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं। इधर सोई अपनी तिकड़मबाजी से सिया को बुलाती है और अपनी बेटियों के सामने ऐसी नौटंकी करती है कि वो अनजाने में सिया से मिली है। तो सिया उन लोगों को लिफ्ट देता है बीच तक जाने के लिए। आगे सिया उन लोगों को अपने घर पर लेकर जाता है और कहता है जब तक तुम लोग चाहो यहाँ पर रुक सकते हो। तो सोनू कहती है मॉम यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कमरे हैं। तो सोई कहती है तो क्या हुआ, तुम मेरे साथ सो लेना और लाडा को अकेला रूम दे दो उसे सोने के लिए। तो सोनू कहती है मॉम मैं लाडा के साथ सो जाऊंगी, आप अकेले सो जाओ। तो सोई कहती है नहीं तुम मेरे साथ सोगी, मुझे रात को भूतों से डर लगता है। तो सोनू कहती है मॉम आप बहुत ही अजीब बिहेव नहीं कर रही, पहले तो आप अकेले ही सोती थी, अंकल के जाने के बाद भी आपने मुझे अपने पास सोने नहीं दिया, तो फिर आज मुझे आप अपने पास सोने को क्यों कह रही हैं। तो सोई कहती है क्या तुम्हें अपनी माँ की जरा सी भी फिक्र नहीं है, जब तुम्हारी माँ कह रही है कि मुझे भूतों से डर लग रहा है तो मेरी बात समझो ना। तो लाडा कहती है दीदी आप आंटी के साथ सो जाओ, मैं अकेले सो जाऊंगी। एक्चुअली ये सब सोई और सिया का प्लान रहता है ताकि लाडा रूम में अकेली रहे और आधी रात को सिया इसी मौके का फायदा उठाकर लाडा के रूम में घुसकर उसके साथ संबंध बना सके। आगे वो दोनों बीच पर घूमने के लिए जाते हैं और साथ में ढेर सारी मस्ती कर ही रहे होते हैं कि तभी लाडा की नजर कावी पर पड़ जाती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि तभी लाडा को पता चलता है कि कावी तेन की बेटी है। आगे वो सब साथ में मिलकर बीच पर एंजॉय करते हैं। तो कावी और लाडा एक दूसरे के साथ बहुत ही खेलते हैं और एंजॉय करते हैं और इधर ताई और सोनू एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इधर तेन जब अपनी बेटी और लाडा को एक दूसरे के साथ इतना घुला मिला और खुश देखता है तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो उन दोनों को देख देख कर बहुत ही स्माइल करता है। तो ताई ये सब देख कर बहुत ही खुश होता है और वो सोनू को बताता है जब से भाभी की मौत हुई है तब से मैंने भाई को कभी भी इतना खुश होते हुए नहीं देखा, आज उनके जाने के बाद पहली बार भाई इस तरह मुस्कुराए हैं। और ताई अपने भाई को इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होता है। इधर कावी लाडा का पीछा ही नहीं छोड़ती तो ताई भी दोनों परिवार को क्लोज लाने के लिए सबको कहता है क्यों ना आज रात हम लोग साथ में डिनर करें। तो सोई भी डिनर के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसे अपनी बेटी सोनू की शादी उस खानदान में करवानी होती है। दूसरी तरफ सिया को जब पता चलता है कि वो दोनों डिनर के लिए उसके घर आ रहे हैं तो सिया
को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोई को कहता है, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना आज मेरी और लाडा की सुहागरात है, तुम हम दोनों के सुहागरात को इस तरह बर्बाद कैसे कर सकती हो? उन दोनों के रहते हुए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो सोई कहती है, तुम टेंशन क्यों लेते हो? वो लोग बस खाने के लिए आ रहे हैं, वो लोग खाना खाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे और मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की शादी उस खानदान में करवानी है, इसलिए मुझे उन लोगों के करीब जाना ही होगा और उसके बाद तुम्हें लाडा के साथ जो करना है वो तुम करना, ठीक है? आगे वो लोग डिनर के लिए उसके घर आते हैं तो तेन और ताई को सिया का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सिया को भी उन दोनों के सामने बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे डर भी लगा रहता है कि अगर उसकी पोल उन लोगों के सामने खुल गई तो उसकी तो वाट ही लग जाएगी। पर सिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो लंगूरों की तरह लाडा को ताड़ता है और उसे ताड़ ताड़ कर अपने जी में पानी लाता है। तो तेन ये सब नोटिस कर रहा होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है सिया पर बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। इधर सोनू और ताई भी एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। सोनू को तो ताई से बिल्कुल प्यार ही हो गया होता है, पर ताई को सोनू से बिल्कुल भी प्यार नहीं हुआ होता है, बस वो उसे एक दोस्त के नाते उसकी हेल्प करता है, उसकी केयर करता है। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद लाडा और काबी फिर से बीच पर जाते हैं खेलने के लिए और वो लोग साथ में बहुत ही मस्ती करते हैं। लेकिन तेन जब भी लाडा की हेल्प करने के लिए जाता है या उसके करीब जाता है तो लाडा को किधर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और उसे देखते ही वो मुंह सिकुड़ने लगती है। आगे काव्य की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो तेन अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है तो काव्य रास्ते में ही रोने लगती है क्योंकि उसे सुइयों से बहुत डर लगता है। तो लाडा को काव्य की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो वो रास्ते में गाड़ी रोककर काव्य के लिए मेडिसिन लेती है और कहती है, हम तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे लेकिन तुम्हें ये दवाई खानी होगी। और लाडा बड़े प्यार से काव्य को दवाई खिलाती है। तो तेन ये सब देखकर तो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है कि लाडा को बच्चे संभालने का कितना अच्छा एक्सपीरियंस है, वो काव्य को कितने अच्छे से संभाल रही है जिस तरह वो नहीं कर सकता। आगे वो लोग काव्य को होटल लेकर जाते हैं ताकि वो लोग उसका टेम्परेचर कम कर सके। तो लाडा काव्य का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। इधर सिया को जब पता चलता है कि लाडा तेन के साथ है और उसे आने में लेट हो जाएगा, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए सोनू पर निशाना दागता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तो सोनू चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर ताई आ जाता है और सिया को खींचकर एक मुक्का मारता है। तो सिया ताई के मुक्के को खाकर पूरी तरह बेहोश हो जाता है कि तभी उधर से सोई आती है और उन लोगों से पूछती है कि उन लोगों ने ये क्या किया। तो ताई जब उसे सिया की करतूतों के बारे में बताता है तो सोई ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो सिया की ही साइड लेती है और कहती है, ये नशे में है ना, इसलिए इससे ये गलती हो गई, वैसे ये बहुत ही अच्छा आदमी है। तो ताई कहता है, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो सोई कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सिया को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ, ये इस टाइप का इंसान नहीं है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम मेरी बात पर भरोसा करो। तो ताई सोई की बातों पर भरोसा कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे सोई सिया के पास जाती है और उसे उठाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की। और सोई सिया पर भड़कने लगती है। तो सिया जैसे ही सोई को देखता है उसके अंदर फिर से हवस आ जाती है और सिया सोई के साथ जबरदस्ती सो जाता है। वह सोई जैसी औरत के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। उसने एक छोटी मासूम सी बच्ची की लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की थी तो इसकी सजा उसे मिलनी तो चाहिए ही थी, जो उसे सिया ने खुद दे दी।